हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं इंजीनियर जयप्रकाश यादव आप लोगों को फिर से इतिहास का एक नया चैप्टर मौर्योत्तर साम्राज्य यानी मौर्य वंश जो था, मैं मौर्य डायनेस्टी जो थी वो ख़त्म हो गई मेरी, क्योंकि मैं पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया था। कल वीडियो मैंने डाला नहीं, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब आज से आपको रेगुलर एक वीडियो मिलेगा। वैसे भी रेगुलर मैं डालता हूँ, कभी कभी एक आध वीडियो छूट जाता है, बट आज मैं आपको मौर्योत्तर वंश के जितना भी है मौर्योत्तर साम्राज्य, उसमें जितने जितने लोग आए थे लगभग सारे का हम जिक्र यहाँ पे क्या करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करना, ताकि ये वीडियो आपके दोस्तों तक भी पहुँचे। मैं यही कोशिश करता हूँ कि बोर्ड पे जो भी चीज़ें हैं उसको एकदम डीप में समझाऊं, ताकि आप एक बार वीडियो देखो आपके दिमाग में घुस जाए। मैं ऐसे ही समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि अपने लोग भी ऐसे ही समझते थे पहले। जितना ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम इजी करके उसको समझाएंगे उतने अच्छे से आपको समझ में आएगा। डिफ़िकल्टी की कोई बात नहीं है, मैं आसानी से पढ़ाएंगे। और इतिहास में कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। इतिहास बस वही है जितना प्रैक्टिस आप करो। प्रैक्टिस इन द सेंस पेन वगैरह से नहीं, प्रैक्टिस का मतलब आप कितनी बार उसको पढ़ते हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, याद रख लेना, अगर उसको लिख के पढ़ोगे, जब कभी भी कोई भी चीज़ पढ़ो तो उसको लिख के पढ़ो। लिख के पढ़ने से देखो दो फायदा होता है, एक तो लिखते हो और दिमाग में उसके बारे में ही सोचते हो, तो दो काम होता है। लिखते भी हो, मुंह से भी बोलते हो, दिमाग से तीन बार उसको पढ़ लेते हैं हम। इसलिए जो लिखी हुई चीज़ होती है, ये हम आपको खुद का एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि जो लिखी हुई चीज़ होती है वो ज़्यादा दिन तक क्या होती है, याद रहती है। वैसे भी आपको मालूम है कि जो भी चीज़ आप पढ़ोगे आज, वो एक दिन के बाद लगभग 50% आपका वो क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, या आप भूल जाते हो। या तो उसको बार बार क्या करो, आप प्रैक्टिस में लाते रहो, ठीक है। जो भी चीज़ पढ़ो उसके प्रश्न उत्तर यानी क्वेश्चन बैंक कहीं से भी आप लेकर के पढ़ते रहो। मेरा ये कहने का ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ मेरे ही चैनल पे आप पढ़ो, आप कहीं पे भी पढ़ो, आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ पढ़ो, ठीक है। तो टाइम ना वेस्ट करें, चलिए सबसे पहले चलते हैं हम। इसके पहले हमने आपको बताया था क्या, मौर्य वंश, मौर्य डायनेस्टी के बारे में बताया था। चंद्रगुप्त मौर्य जिसके संस्थापक थे, ठीक है। जब वो डायनेस्टी खत्म हुई यानी वो वंश खत्म हुआ, तो कौन सा वंश चालू हुआ, शुंग वंश। याद रख लेना, शुंग वंश। मौर्य वंश को बर्बाद करने वाला कौन था, शुंग वंश, याद रख लेना। शुंग वंश में हम आपको बता देते हैं, मौर्य वंश का अंतिम राजा, जो लास्ट वाला राजा था, ठीक है, बृहद्रथ था। यानी मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ था। बृहद्रथ की जो है हत्या पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, 185 यानी 185 ईसा पूर्व में क्या कर देता है, हत्या कर देता है किसका, बृहद्रथ की। और बृहद्रथ जो था या पुष्यमित्र शुंग जो था, इन दोनों में रिलेशन क्या है, तो पुष्यमित्र जो शुंग था वो बृहद्रथ का क्या था, सेनापति था, ठीक है। वो सेनापति था, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं से कोई तो जरूर रहेगा ना रिश्ता, तभी तो इसको क्या करेगा, ये मारेगा, या तो ये अच्छा होगा इससे तब हटा करके लोग बना देते हैं। लेकिन इसने क्या किया, हत्या किया। और पहले क्या था, हत्या करना कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं था, लोग करते थे। एक राजा दूसरे राजा को क्या कर देता था, मार के ही क्या करता था, उसकी प्रॉपर्टी संपत्ति को क्या करता था, लूट लेता था, उसका साम्राज्य भी अपने में क्या कर लेता था, मिला लेता था। तो पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या 185 ईसा पूर्व में करके एक नए वंश की स्थापना करता है, उसका नाम था शुंग वंश, ठीक। शुंग वंश यानी पुष्यमित्र जो शुंग था वो ब्राह्मण जाति का था, ठीक है। वो क्या था, ब्राह्मण था यानी पंडित था, ठीक। ये अपनी राजधानी विदिशा को बनाता है, ठीक है। इसकी राजधानी, शुंग वंश की राजधानी जो थी वो विदिशा थी, ठीक। मिनांडर, इसने एक युद्ध में मिनांडर को क्या किया था, हराया था। यानी पुष्यमित्र शुंग ने मिनांडर, ये यूनान का था, ठीक है, इसको क्या कर दिया था, ये एक युद्ध में हरा दिया था, ठीक। दूसरी बात, इसने 2 बार अश्वमेघ यज्ञ कराया था, ठीक है। अश्वमेघ यज्ञ क्या करा था उस समय, देखो ऐसी राजा लोग के ना दिमाग में एक चीज और चलता था कि अगर हम यज्ञ कराते हैं, ठीक है, वही प्रथा अभी आज भी हमारे यहाँ चलती आ रही है कि यज्ञ कराने से हम जो चीज़ हम चाहते हैं वो चीज़ हमको मिल जाता है। देखो ये सब एक तरह से मेरे हिसाब से फालतू की चीज़ें हैं। इन सब में आप जाएंगे नहीं कि वो यज्ञ कराया तो हम भी यज्ञ करा के एग्जाम देते हैं और पास कर जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। यज्ञ कराने से केवल इन्वायरमेंट यानी हमारा वातावरण क्या होता है, शुद्ध होता है, यही है साइंटिफिक रीजन, ठीक है। इसने 2 बार क्या कराया, अश्वमेघ यज्ञ कराया 2 बार, ताकि ये हारे ना
और किससे कराया? पतंजलि नामक गुरुदेव से, ठीक है, जो यज्ञ कराते थे उनका नाम था पतंजलि, ठीक है। बरहूत का जो स्तूप था, ठीक है, इसका निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने कराया था, याद रख लेना। बरहूत का जो स्तूप था उसका निर्माण कौन कराता है? पुष्यमित्र शुंग। इसके बेटे का नाम अग्निमित्र था। जब ये मर जाता है तो इसका उत्तराधिकारी जो है अग्निमित्र होता है, यानी अग्निमित्र दूसरा शुंग वंश का क्या था? राजा था, या जो कह सकते हैं शुंगमित्र के मरने के बाद उसका बेटा उसका उत्तराधिकारी क्या होता है? बनता है। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूमि, जो 73 ईसा पूर्व में इसकी हत्या कर देते हैं। कौन? वासुदेव। और वासुदेव इसकी हत्या करके एक नए वंश की स्थापना करते हैं जिसका नाम था कण्व वंश। कण्व वंश का क्या नाम है? स्थापना कौन? वासुदेव करते हैं। इस हत्या करने के बाद मगध की गद्दी पे कौन बैठ जाता है? कौन बैठ जाता है? वासुदेव, ठीक है। वासुदेव क्या करते हैं कि जो देवभूमि था इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में करके एक नए वंश कण्व वंश की स्थापना करके मगध की गद्दी पे क्या कर जाते हैं? बैठ जाते हैं। तो मगध की गद्दी पे कौन बैठता है? उस समय वासुदेव बैठते हैं। तो कण्व वंश का संस्थापक कौन है? वासुदेव जी हैं, ठीक है, वासुदेव। और कण्व वंश का अंतिम जो राजा था वो सुशर्मा था, ठीक है। सुशर्मा की हत्या सिमुक द्वारा की जाती है, ठीक है। सिमुक द्वारा कब करते हैं? याद रख लेना, ये 185 से 60 ईसा पूर्व का माइनस कर देना, उतने साल तक ये क्या करता है? राज करता है। कौन? आपके शुंगवंश। 60 ईसा पूर्व में, 7वीं ईसा पूर्व में सातवाहन की स्थापना होती है, ठीक है। यानी कि कण्व वंश को, सॉरी यहाँ से इसमें कण्व वंश भी है साथ में, कण्व वंश को करा इसकी स्थापना वासुदेव करते हैं। वासुदेव यानी कण्व वंश के संस्थापक थे। और जो कण्व वंश का अंतिम शासक था वो सुशर्मा था। और सुशर्मा की हत्या कौन करता है? सिमुक। सिमुक करके सातवाहन वंश की क्या करता है? स्थापना 60 ईसा पूर्व में क्या करता है? कर देता है, ठीक है। इसकी सातवाहन जो थे वो आंध्र प्रदेश में आकर के बसे थे, ठीक है। आंध्र प्रदेश की एक क्या नाम है कि राजधानी जो इसकी थी वो प्रतिष्ठान, ठीक है। आंध्र प्रदेश का एक औरंगाबाद एक जिला है, वहीं पे एक प्रतिष्ठान नामक जगह पे ये क्या सातवाहन अपनी क्या कर देते हैं? अपनी राजधानी वहीं को घोषित कर देते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक बार बताया था कि जो राजा लोग थे वो अपनी राजधानियां बदलते रहते थे अपने अनुसार, ठीक है। जहाँ पे उनको सुटेबल लगता था कि हम यहाँ पे सेफ है, सुरक्षित है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई हमको मार नहीं सकता है, इसलिए वो लोग क्या करते थे? शिफ्ट करते रहते थे, क्योंकि उस समय कोई पुलिस वगैरह ये सब का बंदोबस्त नहीं था। खुद में जितना विश्वास है, दृढ़ संकल्प है या मेहनत है, वही आपका सब कुछ है। इसलिए वो अपने अकॉर्डिंग क्या कर देते थे? अपनी कैपिटल को एक जगह से दूसरी जगह क्या कर देते थे? शिफ्ट कर देते थे, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे, ऐसा मत सोचना कि शिफ्ट करने का और कोई रीजन है। शिफ्ट करने का बस यही बेसिक रीजन है। वो लोग भी क्या करते थे? दूसरे से डरते रहते थे। तो अपने मतलब एक तरह से अपने मतलब जहाँ पे उनको अच्छा लगे, सेफ लगे और सारी सुविधाएं वहाँ पे मिल जाए, वहाँ पे क्या करते थे? शिफ्ट कर देते थे। तो सातवाहन जो है अपनी राजधानी प्रतिष्ठान, ठीक है, ये औरंगाबाद है, आंध्र प्रदेश के एक जगह है औरंगाबाद, वहीं पे बना देते हैं, ठीक है। अब इनके जो शासक थे यानी सातवाहन के कितने लोग कौन कौन से राजा बने हैं वो आप देख लो। पहला तो सिमुक है, क्योंकि सिमुक ने ही हत्या कर देते हैं किसकी? आपके सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन की स्थापना करते हैं। सिमुक के बाद सातकर्णी आता है, फिर गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है, इसी का पुत्र था। फिर वशिष्ठी पुत्र आते हैं, फिर पुलुमावी आते हैं, फिर यज्ञश्री सातकर्णी आते हैं, ठीक है। अब देखो इसने भी यज्ञ कराया था 2 बार, अश्वमेघ। तो इस बंदे ने भी क्या किया? सातकर्णी लोग भी क्या करते हैं? सातकर्णी जो था इसका शासक, वो 2 बार अश्वमेघ क्या कराता है? यज्ञ कराता है। 2 बार अश्वमेघ यज्ञ, 1 बार राजसंय यज्ञ, ठीक है। मैंने आपको बताया था यज्ञ करने का उनका एक ही मोटिव था कि यज्ञ हम जितना कराएंगे उतना हम पावरफुल और बली होंगे, क्योंकि उनको पता था कि भगवान या कोई ऐसा चीज है यज्ञ करने से मेरे को शक्ति मिलती है, ठीक है। तो वो ऐसा कराते थे। फिर इन्होंने क्या किया? जो ये अपनी मुद्राएं, सबसे पहले सातवाहन ने क्या किया था? अपना मुद्रा चालू करना स्टार्ट किया था भारत में। क्या कैसे करवाते थे मुद्रा? चांदी के बनवाए, तांबे के भी थे, शीशा के भी थे, कांसा के भी थे। यानी कांसा, शीशा, तांबा, चांदी ऐसी मुद्राएं, ऐसी करेंसी चालू कौन किया था? सातवाहन के लोग चालू किए थे, ठीक है। आपको एक एक करके मैं समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से वीडियो देखते रहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा।
इनकी जो भाषा थी वो प्रकृति भाषा थी, यानी कि प्रकृति यानी भगवान वाली भाषा इनकी थी। इनकी जो लिपि है वो ब्राह्मणी थी, ठीक है, ब्राह्मी लिपि के थे। ठीक, अब इसके बाद शक आता है, याद रख लो, इसके बाद कौन आता है, शक आता है। ठीक है, भारतीय जो हमारे पास स्रोत है, यानी कि जो इसके जो सोर्सेस हैं, उसमें इसका नाम जो है शक को सीथियन बोला गया है। ठीक है, भारत में जो किताबें हैं, जो चीज़ें इनकी मिली है, उनमें शक को सीथियन बोला जाता था। और चाइनीज जो थे, चाइना वाले जो थे, इनको सही बोलते थे। ठीक है, हर जगह इनकी अलग अलग है, जैसे गंगा हमारे यहाँ गंगा है, बांग्लादेश में उसका नाम पद्मा है, तो अलग अलग जगह पे एक ही चीज़ का अलग अलग नाम होता है। ठीक है, तो चाइना वाले सही बोलते थे और भारत वाले इसको सीथियन बोलते थे, और एक्चुअली में इसका नाम था क्या, शक वंश। ठीक है, शक आते हैं यहाँ से, ये कहाँ कहाँ पे अपना राज जमाते हैं, देख लो, कंधार, ठीक, बलूचिस्तान से होते हुए सिंधु घाटी तक गए। फिर सिंधु घाटी का क्या हुआ, सिंधु प्रदेश थे, मतलब सिंधु घाटी में अपना क्या किए ये लोग, कब्जा किए। वहाँ से सिंधु प्रदेश का नाम मतलब ये लोग ज़्यादा से ज़्यादातर कहाँ गए, कंधार, बलूचिस्तान, सिंधु घाटी सब कैप्चर कर लिए, इसलिए सिंधु प्रदेश का नाम शक द्वीप रख दिया गया, क्योंकि वहाँ पे शकों का राज सबसे ज़्यादा था। ठीक है, क्या किए, शक कंधार पे कब्जा किए, मतलब वहाँ पे अपना राजा बनाए, बलूचिस्तान में बनाए, फिर सिंधु घाटी, फिर सिंधु घाटी में जो था ये अपना सिंधु प्रदेश था, एक्चुअली में सिंधु घाटी, सिंधु प्रदेश, आप कुछ भी बोलो, वो चेंज हो जाता है, शक द्वीप के नाम से भी हम लोग उसको जानते हैं, क्योंकि वहाँ पे शक सबसे ज़्यादा टाइम तक क्या किए थे, अपना राजशाही किए थे। ठीक, फिर देखिए ये काबुल में भी इनके भाई कुछ लोग थे, तो शक 5 जगह पे बटे हुए थे। कहाँ कहाँ बटे थे, देख लो, काबुल, काबुल यानी पाकिस्तान, सॉरी अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। ठीक, उस समय कोई देश वैसे कोई मतलब नहीं था। अभी तो जैसे किसी दूसरे कंट्री में जाएंगे तो हमको वीजा की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, उस समय कोई डॉक्यूमेंट नहीं। ठीक है, उस समय तुम्हारे पास जितना पावर है वही तुम्हारा सब कुछ है, डॉक्यूमेंट वगैरह की कोई जरूरत नहीं थी। तो ये लोग कहाँ कहाँ आकर के शिफ्ट हुए थे, काबुल में अपना झंडा गाड़ दिए, काबुल को भी जीत लिए। तक्षशिला बिहार में भी शक थे। ठीक, मथुरा यूपी में, उज्जैन मध्य प्रदेश, ठीक है, फिर नासिक मुंबई, यानी कि ये 5 जगह पे शक बट गए। ये लोग सोचे कि अगर हम ऐसे 5 जगह दूर दूर रहेंगे तो हम सारे एरिया को क्या करके रखेंगे, कैप्चर करके रखेंगे। ठीक है, पहले का जो राजा लोग थे उनका मोटिव और मकसद यही था कि हम कितना दूर तक अपना राज्य फैला लें। ठीक है, जितना ज़्यादा दूर तक फैलाएंगे उतनी वैभव और उतना मेरा पावर दिखेगा। ठीक है, इसलिए 5 जगह पे क्या कर गए थे, बट गए थे, काबुल, तक्षशिला बिहार, मथुरा यानी ये अफगानिस्तान, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश और मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ तक ये लोग क्या गए, बढ़ गए। और इनके जो अंतिम शासक थे वो रुद्र सिंह थर्ड थे। ठीक है, रुद्र सिंह थर्ड, इनकी हत्या चंद्रगुप्त सेकेंड, याद रख लेना, चंद्रगुप्त सेकेंड यानी विक्रमादित्य। ठीक है, इनके बारे में हम आपको जिक्र जरूर करेंगे क्योंकि इनकी भी इतिहास बहुत जबरदस्त है। तो याद रख लेना, शकों का अंत किसने किया, विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त मौर्य, और शक का अंतिम शासक जो था वो रुद्र सिंह था। ठीक, अब इसके बाद कौन आता है, पल्लव वंश आता है। याद रख लेना, जो पल्लव इसके बाद नहीं आता था, ये शक के पहले आए हैं। तो पार्थियन बोले या पल्लव बोले, दोनों का मतलब सेम, वंश। ठीक है, ये कहाँ पे, कहाँ इनका मूल स्थान जो था वो ईरान में था। ठीक है, ईरान इस समय एक कंट्री देश है, वहां में था। ठीक है, इनकी राजधानी देख लो भाई, तक्षशिला में आए यानी बिहार में आए। ठीक है, और कह रहा है कि मिथिलेस जो थे इनके अंतिम राजा थे। ठीक है, और याद रख लेना, इनका जो इनका जो अंत है यानी इनको बर्बाद जो किया वो शक ने ही किया, यानी कि सब इसके शक से पहले ये आए थे। मतलब शक इधर ये एरिया कैप्चर करके रखे थे और कुछ एरिया पे ये भी आकर के क्या करने लगे, रहने लगे। तो इनको मार के कौन भगा दिया, शक ने इनको मार करके भगा दिया। ठीक है, फिर कुषाण वंश आता है, यानी फिर हम आपको क्या पढ़ाएंगे, अब कुषाण वंश पढ़ाएंगे। ठीक है, कुषाण वंश के बाद हम अगला चलेंगे टॉपिक पे। चल भाई, उसके बाद कौन आया, कुषाण वंश आया। कुषाण वंश जो ये लोग थे, ये कहाँ से थे, ये लोग चाइना के एक गोबी प्रदेश था, वहाँ की यूची प्रजाति के से संबंध क्या करते थे, रखते थे। ठीक है, कुजूल कैडफिशस जो था इसका प्रथम शासक था, किसका, कुषाण वंश। ठीक है, याद रख लेना। इसका फिर बाद में इसका पुत्र बना, जिसका इसका पुत्र का नाम था एन काओ चेन। ठीक है, जिसको बाद में विम कैडफिशस बोलते हैं।
ये किसको जीता था? सबसे पहले जीता किसको? तक्षशिला, जो बिहार में था। जब ये बिहार के तक्षशिला को जीत गया तो भाई इसकी महानता और क्या हो गई? बढ़ गई। ये सोचा कि नहीं हम आगे चल सकते हैं। इन्होंने करेंसी के रूप में क्या कराया? मुद्रा के रूप में सिक्का भी क्या किए? चलाए। फिर इसका बेटा आया जिसका नाम था कनिष्क, ठीक है। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी जो शासक था, जो राजा था, वो कनिष्क था। ये 78 ईस्वी से लेकर के 106 ईस्वी तक, याद रखना ईसा पूर्व खत्म हो गया, अब ईस्वी चल रहा है। 78 ईस्वी से लेकर के 106 ईस्वी तक इसने क्या किया? राज किया, ठीक है। याद रख लेना इसने किसको किसको जीता था? गांधार, कश्मीर, सिंध, पंजाब, इन 4 राज्यों को क्या कर दिया था? जीत करके यहाँ का राजा बना हुआ था, ठीक है। ये अपनी राजधानी सबसे पहले कहाँ बनाया? पुरुषुवर, जो कि पेशावर में है, इस समय पाकिस्तान में है, ठीक है। बाद में शिफ्ट हो जाता है मथुरा में, क्योंकि इसका बेटा आ जाता है, ठीक है। ये किस धर्म से बिलोंग करता था? महायान धर्म से बिलोंग करता था, यानी महायान धर्म का धर्म जाति का था, ठीक है। फिर इसका बेटा आता है क्या? हुविस्क, जो कि 106 से 138 तक क्या किया? राज किया। इसने क्या किया? पेशावर वाली जो राजधानी थी इसको हटा करके मथुरा उत्तर प्रदेश में जो था उसको क्या किया? राजधानी बनाया, यानी भारत में क्या किया? राज किया। इसका जो अंतिम शासक था क्या था? वासुदेव था, ठीक है। तो यहाँ पे जो कुषाण वंश था ये आपकी बस थोड़ी सी समरी थी, क्योंकि देखो इससे ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं है, बस इतने में से ही। और हमको क्या करना है? हमको एनटीपीसी में सिलेक्शन लेना है, तो बस ऐसी जानकारी रखनी है, क्योंकि देखो ज़्यादा डीप में जाके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हमको जो क्वेश्चन आ रहा है, जो क्वेश्चन आता है, हमको वही पढ़ने का है, क्योंकि पूरा इतिहास पढ़ के तुम क्या करोगे, ठीक है। आईएएस वगैरह अगर जो बंदे करते हैं उनको एक एक चीज़ क्लियर करना चाहिए, लेकिन जो एनटीपीसी वाले हैं तो जितना आता है सिर्फ उतना ही पढ़ो, क्योंकि अगर उसके अंदर तुम ज़्यादा जाओगे तो भाई इतिहास बहुत लंबा है, ठीक है, बहुत लंबा है। उतना पढ़ते पढ़ते तुम्हारे पास जो अभी दिसंबर का टाइमिंग दिया है उतने में तो मेरे हिसाब से नहीं होगा, ठीक है। तो मैं जितना पढ़ाया हूँ ये सफिशियंट है, बस इतना ही पढ़ो। बस एक बार अगर समझ में ना 2 बार वीडियो देखो, 3 बार वीडियो देखो, 4 बार वीडियो देखो, जहाँ पे समझ में ना आए पास करके वीडियो को बार बार देखते रहो, ताकि आपको ना अपने आप याद हो जाए। जैसे रेडियो सुनते हो, रेडियो पे कोई गाना सुनते हो तो क्या होता है? गाना वो याद हो जाता है हमको, हाँ, बार बार सुनने से याद हो जाता है। सेम कहानी इसमें भी है। आप बार बार अगर इसको देखोगे तो आपको ये चीज़ें अपने आप दिमाग पे क्या हो जाएंगी? फिक्स हो जाएंगी, फिर वो जाने वाली नहीं है। फिर एग्जाम में जैसे भी आएगा आप ऑप्शन देखते ही क्या कर दोगे? टिक कर दोगे। आई होप मेरा वीडियो आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। तो चलिए अब चलते हैं, हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।